कश्मीर के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर था, इस साल ठंड ने सारी हदें पार कर दी थीं। यहाँ हर साल सर्दी पड़ती थी, लेकिन इस बार मौसम ने ऐसा रूप दिखाया कि लोगों की जिंदगी थम सी गई। बर्फबारी ने हर गली मोहल्ले को ढक दिया था और आसमान से लगातार गिरती बारिश ने ठंड को और भी बेहिसाब बना दिया। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए थे। जिन गलियों में कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ठिठुरन इतनी थी कि लकड़ी के चूल्हों की आग भी लोगों को राहत नहीं दे पा रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहने लगे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कहर पहली बार देखा है। इस गांव में राजू और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। दोनों का जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था, लेकिन इस बार की ठंड और बारिश ने उनकी जिंदगी पर भी गहरी छाप छोड़ी। लगातार होती बारिश और बर्फबारी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम कुछ करती क्यों नहीं? आखिर तुम भी तो इस घर की जिम्मेदारी संभालती हो। मैं क्या कर सकती हूँ राजू, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। तुम्हें तो पता है इस बारिश में कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं खुद इस हालत में परेशान हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? खेतों में कुछ बचा नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। और इस ठंड में मैं खेतों पर जाकर भी क्या कर लूंगा? हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन राजू कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस भूख को ऐसे तो नहीं रोका जा सकता। देखो, अब सब ऊपर वाले के ऊपर है। अगर मौसम खुल जाए तो मैं फिर से खेतों पर जाकर काम कर लूं। अगले ही दिन से सूरज निकल जाता है। सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम के लिए जाने लगते हैं। सुनीता, मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। देखो, मौसम साफ हो गया है, बारिश रुक गई और सूरज भी निकल आया है। अब मैं खेतों पर जा सकता हूँ। ठीक है राजू, तुम जाकर खेतों पर मेहनत करो। राजू खेतों की ओर चला जाता है। राजू अपने खेतों पर दिन रात मेहनत से काम करता है। वह सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में फसल की देखभाल करता है। वहीं दूसरी ओर रवि राजू की मेहनत और लगन को देखकर भीतर ही भीतर जलता था। रवि को यह बात कचोटती थी कि वह राजू की तरह मेहनत और समर्पण नहीं कर पाता। रवि, क्या तुमने सुना? राजू ने इस बार भी अपनी फसल बहुत ही अच्छी बोई है। उसकी फसल लहलहा रही है। लोग तो पहले से ही उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसका मतलब इस बार भी वह हमसे आगे निकल जाएगा। नहीं राधिका, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। हर बार वही आगे बढ़ता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका। इस बार राजू को पीछे छोड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन रवि राजू की मेहनत और किस्मत को तो देखो। वह अपना हर काम पूरे मन से करता है। ऐसे में उससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तुम बस देखती जाओ राधिका, इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरा गांव मुझे याद रखेगा। सुनीता, इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी आई है। ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे उम्मीद है कि यह काफी अच्छे दामों में बिकेगी। हाँ राजू, मैंने भी सुना है कि तुम्हारी फसल इस बार बहुत बेहतरीन है। तुम्हारी मेहनत दिख रही है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सकोगे। धन्यवाद सुनीता। राजू फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता है। अरे भाई, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी फसल तो इस बार बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ भाई, फसल तो ऊपर वाले की दुआ से काफी अच्छी आ रही है, लेकिन एक डर है कि कहीं अचानक बारिश ना पड़ जाए। अरे नहीं, बारिश तो कहाँ है, अब तो बारिश का मौसम भी निकल चुका है। अच्छा तो चलो भाई, मैं अपने खेतों पर चलता हूँ, मुझे बहुत काम करना है। राजू अपने खेतों की ओर जा ही रहा होता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह उसकी ओर जाकर देखा है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है। राजू पत्थर को हटाकर बूढ़े आदमी को बाहर निकाल लेता है। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे मरने से बचाया। मैं जानता था कि आज मेरी आखिरी घड़ी आ गई थी, लेकिन तू सामने आकर मेरी जान बचा ली। कोई बात नहीं बाबा, मैं यहीं से गुजर रहा था और मैंने देखा कि आप मुसीबत में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मदद करूं। बेटा, तेरा इतना अच्छा दिल देखकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बाबा अपनी झोली से एक छोटी सी बोतल निकालते हैं। बेटा, यह कोई मामूली बोतल नहीं है, यह एक जादुई बोतल है। जब कभी तेरा बुरा वक्त आए, जब तुझे लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है और कोई रास्ता नहीं बचा, तो तू इस बोतल को आजमा लेना। बाबा,
यह बोतल किस काम की है और मैं इसे किस तरीके से आजमाना चाहिए? बेटा, यह तुझे वक्त आने पर पता चल जाएगा। जब तुझे इसकी सख्त जरूरत होगी तभी इसका असली राज तुम्हारे सामने आएगा। अब तुझे इस बोतल की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानना है, बस इसे संभाल कर रखना। बाबा इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनिए सुनिए, सभी गांव वासियों को सूचित किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हुई बारिश और ठंड ने बहुत नुकसान किया है। अब अगर भविष्य में फिर से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो हम आपको फ्री राशन देने की योजना लेकर आए हैं। हम यहाँ गांव में सभी प्रभावित लोगों का नाम रजिस्टर करेंगे। अगर किसी का घर, फसल या किसी अन्य चीज का नुकसान हुआ है तो उन्हें आगे मदद दी जाएगी। ये एक सरकारी योजना है ताकि कोई भी भूखा न रहे। कृपया ध्यान दें, सभी जिन जिन का नुकसान हुआ है वह अपना नाम और पता लिखवा लें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अगर मौसम फिर खराब होता है तो हम उन्हें आवश्यक राशन समय पर पहुंचा सकें। सभी गांव वाले जब यह सुनते हैं कि उन्हें फ्री राशन मिलेगा तो वे जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवाने के लिए लाइन में लगने लगते हैं। हर कोई खुश और उत्साहित होता है ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। जब राजू यह बात सुनता है तो वह भी अपना नाम लिखवाने के लिए घर से निकल जाता है। उसे रास्ते में रवि दिखता है। अरे रवि भाई, क्या बात है, तुम अपना नाम राशन लिस्ट में नहीं लिखवा रहे? कोई खास वजह है? नहीं राजू भाई, मैं अपना नाम नहीं लिखवा रहा। ये राशन सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। जब हमारी फसल ठीक से आ रही है तो हम गरीबों का हिस्सा क्यों छीने? क्या फायदा होगा? हम तो अच्छे से जी रहे हैं। तुम ठीक कहते हो रवि भाई, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई और फसल खराब हो गई तो क्या होगा? तुम सोचते नहीं हो क्या? अरे राजू भाई, ये बात तुमको भी पता है और मुझे भी पता है कि बारिश कहीं दूर दूर तक नहीं है। मौसम तो ठीक है, फसल भी सही आ रही है। अब अगर मैंने राशन ले लिया और किसी गरीब को नहीं मिला तो वह क्या करेगा? वह भूखा मर जाएगा और फिर मुझे ही बुरा लगेगा। सरकारी राशन तो वैसे भी काम नहीं आता, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। यह बात तो तुम सही कह रहे हो रवि भाई, लेकिन अगर बारिश पड़ गई तो क्या तुम सोचो? अगर फसल खराब हुई और खाने के लाले पड़ गए तो फिर क्या करोगे? राजू भाई, ये सच है कि हर किसी के पास अपना समय आता है। अगर हमें अच्छा समय मिल रहा है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। मैंने सोचा, अगर मुझे राशन मिल गया तो किसी गरीब को उसकी जरूरत का राशन नहीं मिलेगा, और फिर अगर कोई भूखा रह जाए तो मेरा दिल नहीं मानेगा। इसलिए मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। तुम ठीक कहते हो रवि भाई, हमारी फसल ठीक चल रही है, लेकिन सरकार के राशन का एक ही काम है, गरीबों का भला करना। अगर हम ही इस समय अपना नाम लिखवाएंगे तो फिर वह भूखा रह जाएगा। यह सही नहीं होगा। रवि बड़ी चालाकी से राजू को राशन में नाम लिखवाने नहीं देता था और खुद जाकर अपना नाम लिख। उसे अच्छी तरह से पता था कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और अगर राजू ने राशन में नाम लिखवाया होता तो उसे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता। सुनीता, मैंने अपना नाम राशन में नहीं लिखवाया। अरे तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? ये तो बहुत जरूरी था। यह राशन सिर्फ गरीबों के लिए है। सोचो, अगर हम जैसे लोग भी अपना नाम लिखवा लेंगे तो गरीब क्या खाएंगे? मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी कि मैं इस जरूरतमंदों का हिस्सा ले लूं। इसलिए मैंने सोचा कि हमें इसका हक नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह कदम उठाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अगर मौसम खराब हो गया, जैसे तेज बारिश हुई या बर्फबारी शुरू हो गई, तो हम खुद कहां से लाएंगे? उस हालत में हमें भी राशन की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ सुनीता, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि हम जैसे लोग किसी तरह इंतजाम कर लेंगे, लेकिन सच में अगर हालात बिगड़ गए तो हमारे पास खाने का क्या होगा? यह तो मेरी भूल थी। देखो राजू, दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अगर हम खुद संकट में पड़ जाएंगे तो न अपनी मदद कर पाएंगे और न दूसरों की। यह राशन सिर्फ भूखे रहने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे समय के लिए भी है जब हालात खराब हो जाएं। वहीं दूसरी ओर रवि अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाई, भगवान की कसम, मैंने रामू को ऐसा बेवकूफ बनाया है कि पूछो मत। मैंने उससे कहा कि मैंने अपना नाम राशन कार्ड में नहीं लिखवाया और उसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। सच में? अरे ये तो बहुत बढ़िया किया तूने। अब सोच,
जब बारिश पड़ बढ़ेगी या बर्फ गिरेगी तो बेचारा रामू भूखा मरेगा और हम तो आराम से अपना राशन लाकर घर में मजे करेंगे। सही रही हो भगवान, वो तो वैसे भी सीधा साधा है। मैंने उसे कहा कि राशन कार्ड में नाम लिखवाने का क्या फायदा, सरकार बस झूठे वादे करती है, और उस मूर्ख ने तो मेरी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मौसम पहले सामान्य रहता है, लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बर्फ गिरने लगती है जिससे तापमान तेजी से गिर जाता है। इस अप्रत्याशित मौसम से पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। राजू की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जिस खेत को उसने दिन रात मेहनत करके तैयार किया था वह अब पूरी तरह पानी में डूब चुका था। मूसलाधार बारिश और लगातार गिरती बर्फ ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया था। खेतों में खड़े फसल के पौधे जो कभी लहराते हुए उम्मीद का प्रतीक लगते थे, अब पूरी तरह झुक चुके थे। कुछ पौधे मिट्टी में दब गए थे तो कुछ सड़ने लगे थे। राजू अपने खेतों पर जाता है और देखता है उसकी फसल बुरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। है ऊपर वाले की, तूने मेरे साथ कैसा अन्य कर है। मैं तो तेरे भरोसे था, अब मैं अपने घर पर खाने के लिए कहाँ से लाऊंगा। मैं तो अपना नाम राशन में भी नहीं लिखवाया था। ये कैसी मुसीबत डाल दी मेरे ऊपर। राजू निराश होकर अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने पहले से ही सरकारी राशन योजना में अपना नाम दर्ज करवाया था, उन्हें राहत मिलने लगी थी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा की इस स्थिति को देखते हुए तुरंत मुफ्त राशन वितरण शुरू कर दिया था। राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर कोई अपने हिस्से का राशन लेने के लिए कतार में खड़ा था। जहां पर सरकारी राशन बंट रहा था, राजू वहां पर रवि को भी राशन लेते हुए देख लेता है। वह बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने घर आ जाता है। राजू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपना नाम राशन सूची में लिखवा लो। मैंने कितनी बार कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? सुनीता, मैं क्या करता। रवि ने मुझसे कहा था कि ये राशन सिर्फ उन गरीबों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है। उसने समझाया कि हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उनका नाम लिखवाना गलत होगा। मैं उसकी बातों में आ गया और अपना नाम नहीं लिखवाया। और अब देखो, तुम्हारी इसी नासमझी की वजह से हम इस हाल में हैं। अब क्या करेंगे? हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं सच में नहीं जानता था कि रवि हमें धोखा देगा। और रवि, उसने तो कहा था कि वो भी राशन नहीं लेगा। उसने अपना नाम भी नहीं लिखवाया था, है ना? नहीं सुनीता, रवि तो चालाक निकला। उसने हमें झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया। वो तो खुद राशन लेकर अपने घर चला गया, हमें यहीं भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं पहले ही कह रही थी कि उस पर भरोसा मत करो। अब देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें? एक काम करता हूँ, रवि के घर से राशन लेकर आ जाता हूँ। काम से कम आज रात का तो गुजारा हो ही जाएगा। बाहर बारिश और बर्फ दोनों गिर रही थी और खूब तेज की हवा चल रही थी और राजू रवि के घर जाता है। अरे राजू भाई, तुम इतनी बारिश में हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हो? क्या बात है? रवि भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। बारिश ने हमारी हालत और खराब कर दी है। हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं बचा। तुमने कहा था कि मेरा नाम राशन में नहीं लिखवाना, लेकिन तुमने अपना लिखवा लिया। अब तुमने हमें धोखा दे दिया। अरे राजू भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सच कहूं तो मैं भी अपना नाम नहीं लिखवाता, लेकिन मेरी पत्नी ने जोर देकर कहा कि नाम लिखवा लो, इसीलिए मैंने आखिरी वक्त पर जाकर अपना नाम लिखवा लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन रवि भाई, तुम्हारी एक सलाह की वजह से मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। अब देखो, मेरे घर में भूख से मेरी पत्नी तड़प रही है। कम से कम आज रात के लिए थोड़ा राशन दे दो ताकि हमारा गुजारा हो सके। अरे राजू भाई, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन मेरे पास खुद भी बहुत कम राशन बचा है। ये राशन सिर्फ मेरे परिवार के कुछ दिनों के गुजारे के लिए है। अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मेरे अपने बच्चे भूखे रह जाएंगे। रवि भाई, कुछ तो तरस खाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। इतनी ठंड और बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास थोड़ा भी है तो मुझे दे दो। राजू भाई, मुझे माफ करो, मैं इस बारिश में बाहर खड़ा नहीं रह सकता। मेरा खुद का राशन सीमित है, मुझे घर के अंदर जाना होगा। तुम कोई और रास्ता देखो। राजू भर खड़ा रह जाता है।
वह बहुत ही दुखी हो जाता है। इतनी ठंड और बारिश में वह कपता हुआ अपने घर चला जाता है। रवि, कौन था बाहर? तुम किसी से बातें कर रहे थे? अरे राजू आया था, बारिश में भीगता हुआ दरवाजे पर खड़ा होकर बोल रहा था कि मुझे राशन दे दो। और तुमने क्या कहा? मैंने साफ साफ बोल दिया कि हमारे पास भी राशन कम है। मैंने कहा, भाई ये राशन तो हमारे गुजारे के लिए ही मुश्किल से बचा है, मैं तुम्हें कैसे दूं? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। रवि अब उसे समझ आएगा कि मजबूरी का क्या मतलब होता है। जब कोई इंसान बेबस होता है और उसे मदद नहीं मिलती तो वो कैसा महसूस करता है। राजू, क्या हुआ, राशन मिला कि नहीं? नहीं सुनीता, ये दुनिया बहुत मतलबी है। रवि ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास खुद के लिए ही राशन नहीं है। उसने मुझे बिना कुछ दिए ही वापस भेज दिया। ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे हालात देखकर भी उसे तरस नहीं आया? नहीं सुनीता, इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे अब लगता है कि हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। राजू और सुनीता दोनों निराश हो जाते हैं। तभी राजू को बाबा की दी हुई बोतल याद आती है। सुनीता, वह बोतल कहाँ है जो बाबा ने मुझे दी थी? कौन सी बोतल? वो बोतल जो बाबा ने मुझे कुछ दिन पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि ये वक्त आने पर हमारी मदद। सुनीता वह बोतल नीचे को रख देती है। सुनीता, ये बोतल बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जादुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेकार है। राजू, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल बोतल है, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैंने इतना भरोसा किया, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकती। तुम हमेशा इन बेकार चीजों के पीछे पड़े रहते हो। इस बोतल से कोई जादू वादू नहीं होगा, इसे जाकर बाहर फेंक दो। राजू भर को जाकर जैसे ही वह बोतल फेंकता है, उसे बोतल के अंदर से एक पेड़ निकलता है। वह एकदम ही बड़ा हो जाता है और वह आम का पेड़ होता है। उसमें काफी अच्छे आम आ रहे होते हैं। यह देखकर राजू चौंक जाता है। तभी बाहर को सुनीता आती है। आम के पेड़ पर से एक आम नीचे को गिरता है। राजू वह आम उठाकर खा लेता है और आम को खाते के साथ ही राजू को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। इतनी तेज बारिश में भी राजू एकदम गर्म रहता है। राजू समझ जाता है यह कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। जो भी इस पेड़ के आम खाएगा उसे ठंड नहीं लगेगी। देखो सुनीता, अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। अब हमारे पास भी खाने को अच्छे से अच्छा होगा। मैं इन आमों को बाजार में भेजूंगा और देखना, सभी गांव वाले इसे खूब शौक से खरीदेंगे। ये आम ठंड का इलाज है। अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राजू, ये सब कैसे हुआ? ये पेड़ और ये आम, क्या ये सच में हमारी किस्मत बदलने वाले हैं? सुनीता, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। ये पेड़, ये आम, सब कुछ एक चमत्कार जैसा लग रहा है। अब हमें सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। ये आम बाजार में सबसे ज्यादा बिकेंगे और लोग इन्हें सिर्फ इसलिए नहीं खरीदेंगे कि ये स्वाद में अच्छे हैं, बल्कि क्योंकि ये ठंड का इलाज है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि राजू के पास एक जादुई आम है जो न केवल ठंड से बचाता है, बल्कि खाने से लोगों को ताकत भी मिलती है। लोग सुबह सुबह राजू के घर के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने लगते हैं ताकि वह भी उस जादुई आम का स्वाद ले सके। कुछ समय बाद राजू के पास हर रोज सैकड़ों लोग आने लगते हैं जो इस अद्भुत आम का सेवन करने के लिए उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं। राजू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। अब वह सिर्फ आम बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने एक सफल व्यवसायी के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। उसकी यह सफलता न केवल उसकी मेहनत का नतीजा थी, बल्कि गांववासियों की मदद और आस्था का भी परिणाम था। राजू अब गांव में एक जाना माना और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और उसने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली थीं, वे अब उसके लिए प्रेरणा